हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर ले होंगे आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 होगा हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का जो बेसिक पोर्शन है उसको देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन पहले बोलते किसको है, डिफिनेशन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। तो जो अपना एल्केन होता है, एल्केन किसको बोलते हैं, विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, जिसमें क्या होता है केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वहीं पर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन किसको बोलते हैं, विच कंटेन ओनली डबल बॉन्ड, जिसमें क्या होते हैं केवल डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, विच कंटेन डबल बॉन्ड। और अल्काइन किसको बोलते हैं, विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें जिन कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उसको हम लोग अल्काइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो पहला है ओपेन चेन कंपाउंड और दूसरा है आपका साइक्लिक कंपाउंड। तो ओपेन चेन कंपाउंड में को हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। और जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं वो भी अपने दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका एग्जांपल है एल्केन। ठीक है, एल्केन क्या होते हैं, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखना है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, तो ये इसका एग्जांपल होता है एल्कीन। इसका एग्जांपल होता है एल्कीन, एल्कीन एंड एल्कीन और जो आपका अल्काइन होता है इसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और वहीं पर एल्कीन का जनरल फार्मूला, एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो ये एल्कीन का फार्मूला हो गया और ये एल्काइन का फार्मूला हो गया। तो हमारे सिलेबस में यही तीनों पढ़ना है कि एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं और अल्काइन क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि एल्केन के प्रिपरेशन कैसे करते हैं, फिर एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, फिर एल्केन के पढ़ेंगे हम लोग कि अपना जो एल्केन होते हैं वो अल्काइन होते हैं। ठीक है, एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, फिर उसी तरीके से एल्कीन के लिए और अल्काइन के लिए भी पढ़ेंगे। और ये पोर्शन खत्म करने के बाद फिर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं, जो फेमस कंपाउंड होते हैं उनका स्टडी करेंगे। जैसे बेंजीन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का स्टडी करेंगे, जैसे बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया। ठीक है, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जैसे आपका साइक्लोब्यूटेन के कंपाउंड होते हैं उसका हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड भी दो टाइप का होता है, एक होता है बेंजोनाइड और दूसरा होता है नॉन बेंजोनाइड। बेंजोनाइड का एग्जांपल जैसे कि आपका नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होते हैं बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। और नॉन बेंजोनाइड में जैसे कि आपका हो गया एरोमेटिक कंपाउंड तो होते हैं लेकिन उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता। जैसे इसका एग्जांपल होता है एजुलिन, तो एजुलिन में आपका बेंजीन रिंग नहीं होता लेकिन जो कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक होता है। और बेंजोनाइड में आपका एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोनाइड कंपाउंड। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों का स्टडी करेंगे और एक एक करके सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एल्केन। एल्केन क्या होता है इसको समझते हैं। तो अभी एल्केन की बात किए थे कि एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। ये किसका फार्मूला होता है, एल्केन का। एल्केन का यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखा हुआ है कि एल्केन्स आर द सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे कि मीथेन हो गया, जैसे क्या हो गया, मीथेन हो गया, जैसे आपका इथेन हो गया CH3 जैसे आपका प्रोपेन हो गया CH3 CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पे दिस हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट अंडर द नॉर्मल कंडीशन। तो बोल रहे हैं कि जो एल्केन्स होते हैं इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनर्ट नेचर के होते हैं, वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज नहीं होते। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू एल्कीन।
जो आपका डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इस वजह से एल्कीन का जो रिएक्टिविटी होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्केन। ठीक है, क्योंकि एल्केन जो होता है वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है। और ये जो सिंगल बॉन्ड हो के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे कार्बन हाइड्रोजन, तो या कार्बन कार्बन के बीच बात कर लूँ, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन के न्यूक्लियस के बीचों बीच लाई करते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे लाई करते हैं। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये काफी स्टेबल होते हैं, इसलिए रिएक्टिविटी क्या होता है, इनका लो होता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, तो यहाँ पर क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होते हैं, और वहीं पर दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग के और दूसरा लेटरल ओवरलैपिंग के पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आपका इस तरीके से परपेंडिकुलर में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, तो ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, रिएक्टिविटी क्या होता है इनका ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे लाई नहीं करती इलेक्ट्रॉन। जबकि एल्केन में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे लाई करते हैं, तो रिएक्टिविटी क्या होता है इनका, लो होता है। तो इसी वजह से यहाँ बोला जा रहा है कि दिस हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट अंडर द नॉर्मल कंडीशन। इस वजह से नॉर्मल कंडीशन पे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। नॉर्मल कंडीशन पे डू नॉट रिएक्ट विथ, जैसे कोई एसिड हो गया, बेस हो गया और अदर रिएजेंट के साथ ये नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्या करो, कोई एल्केन का कंपाउंड है उसमें एसिड डाल दोगे, बेस डाल दोगे तो रिएक्शन करने लगेगा। एट नॉर्मल कंडीशन पे ये ऐसा नहीं करते। सो एल्केन एग्जिबिट चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। तो जो एल्केन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्यों दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, जिसके वजह से एल्केन के जो कंपाउंड होते हैं वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया किसका, एल्केन बारे में, कि एल्केन क्या होते हैं और इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का। एल्केन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका लैब में हम लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो पहला मेथड यहाँ पे दिया गया है कि फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। एल्कीन और अल्काइन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका हाइड्रोजिनेशन करके आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, अपना इथीन है, तो इथीन का मैंने क्या किया, एथीन का रिएक्शन कराएंगे H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट हो गया या प्लेटिनम कैटलिस्ट हो गया या निकल, प्लेटिनम पैलेडियम या निकल कैटलिस्ट, कोई भी एक कैटलिस्ट लेकर H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका क्या करता है, इथेन का फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ पर जो आपके मेटल्स होते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर क्या होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स कुछ इस तरीके से एब्जॉर्ब रहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब रहते हैं मेटल के सरफेस पर, और एल्कीन आता है वहां पर रिएक्शन करके अपना एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जब भी रिएक्शन कराएं तो डबल बॉन्ड को तोड़ें, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ें। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, H2 ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम कैटलिस्ट ले लिया। तो क्या करना है कि इस बॉन्ड को तोड़ना है, एक हाइड्रोजन इधर लगा देना है और एक हाइड्रोजन इधर लगा देना है, तो ये एल्कीन से एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 और CH3। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला मेथड हो गया, हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं CH3, यहाँ पे क्या है, अल्काइन है, तो एल्काइन में अगर क्या करते हैं, हाइड्रोजन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन PT और यहाँ पे PD या ये तीनों में से कोई कैटलिस्ट लेकर रिएक्शन कराएंगे तो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड तोड़े थे उसी तरीके से यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़िए और एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जोड़िए, सेम उसी तरीके से इधर बॉन्ड तोड़िए, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए। यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन से अल्काइन में। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग एल्कीन और एल्काइन से एल्केन के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कुछ पॉइंट लिखा हुआ है रिएक्शन के रिगार्डिंग,
कि easy of hydrogenation depends upon the steric crowding अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड। तो डिपेंड करता है कि जो आपका हाइड्रोजनेशन होता है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो जितना स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड के या ट्रिपल बॉन्ड के सराउंडिंग में हिंड्रेंस जितना कम होगा, क्राउडिंग जितना कम होगा, उसका हाइड्रोजनेशन उतना ही फास्ट हो पाएगा। क्योंकि अगर कोई बल्की ग्रुप रहेगा तो वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, जिसके वजह से हाइड्रोजनेशन क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो अपने एल्कीन के कंपाउंड्स होते हैं वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, जो अपना मेटल कैटलिस्ट रहता है उसके प्रोजेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अगर हिंड्रेंस काफी ज्यादा रहेगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के सराउंडिंग में, तो उसका इंटरेक्शन हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, जो कि सरफेस पर मेटल कैटलिस्ट के सरफेस पर एब्जॉर्ब है, उससे इंटरेक्शन कम कर पाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजनेशन स्लो हो जाएगा। मोर इज द स्टेरिक क्राउडिंग, लेस इज द रिएक्टिविटी। तो जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगा इस डबल बॉन्ड के सराउंडिंग या ट्रिपल बॉन्ड के सराउंडिंग, उतना ही उसका रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगा, वो उतना ही स्लो रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में बोल दे कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा, तो आप चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ एग्जांपल ले लूं, जैसे एक हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है। अगर पूछ ले कि इसमें दोनों की रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, अब यहाँ पे देखिए आपका प्योर एल्कीन है, यहाँ पर जो एल्कीन है इसके सराउंडिंग में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जो कि हिंड्रेंस का काम करेंगे। सो अगर कोई पूछे कि इन दोनों में रिएक्टिविटी किसका फास्ट होगा, तो इस वाले का रिएक्टिविटी क्या होगा, इस वाले का हाइड्रोजनेशन का जो रिएक्टिविटी होगा वो फास्ट होगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एल्कीन डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में कोई बल्कि ग्रुप अटैच नहीं है, जबकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड के पास में मिथाइल ग्रुप अटैच है, जो कि हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ठीक है। सो इस तरीके से हम इसके रिएक्टिविटी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजनेशन को दिखाया गया है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं लेस हिंडर्ड, यहाँ बोल देते हैं ये लेस हिंडर्ड है, ये मोर हिंडर्ड, या मोर स्टेरिक क्राउडिंग किसके सराउंडिंग में, किसके अबाउट डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में बाई सोडा लाइम। तो सोडा लाइम की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, एल्केन के कंपाउंड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है। तो जो सॉल्ट होते हैं सोडियम पोटेशियम के फैटी एसिड, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहता है, उसके जो सॉल्ट होते हैं, तो उसका हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इस रिएक्शन को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी मतलब निकलना हो गया कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाइए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बन जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए अपना ये आपका यहाँ पर सॉल्ट दिया हुआ है, पोटेशियम सोडियम का सॉल्ट, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं। ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ, यहाँ पे देखिए ये सोडा लाइम, इन दोनों को सोडा लाइम बोलते हैं। तो ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, और यहाँ से आपका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और आपका एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 COO, या इसको मैं यहाँ पर ओपन करके लिख देता हूँ CH3 COO माइनस, और ये प्लस हो गया। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन कराना है सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और इस तरीके से अपना यहाँ पे इस वाले कार्बोक्सिलेट आयन को निकालना है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देना है। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए हाइड्रोजन,
तो ये हो जाएगा CH3 से CH4 बन जाएगा और यहाँ पे अपना बन जाएगा Na2CO3। ठीक, सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिस्केंडिंग ऑफ द सीरीज एज द एल्केन ऑब्टेन हैज 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका रिएजेंट होता है, सबस्ट्रेट होता है, उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसमें से 1 कार्बन घट जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें 2 कार्बन थे सबस्ट्रेट में और आफ्टर द रिएक्शन मीथेन में केवल 1 ही कार्बन है। तो आफ्टर द रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद 1 कार्बन उसमें से निकल जाता है। ठीक है, सो फ्रॉम द पेरेंट कंपाउंड। सो यहाँ पे कार्बन, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इज मोर हाइग्रोस्कोपिक देन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट कीप्स द NaOH इन ड्राई स्टेट। तो ये क्या करता है कि जो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है इसको ड्राई स्टेट में रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अपना कोई अल्काइल क्लोराइड लेते हैं, अल्काइल हाइलाइड, ठीक है, और उसका रिएक्शन करते हैं। अल्काइल हाइलाइड में क्या हो सकता है, जैसे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर सोडियम के प्रेजेंस में, और ड्राई ईथर लेंगे एज ए सॉल्वेंट, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इसको, इसका क्या करता है, कपलिंग करा देता है, और यहाँ पर अपना ये आपका एल्केन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये क्या बन जाता है, एल्केन। क्या बन जाता है, एल्केन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3Cl, इसका रिएक्शन करा दूं मैं सोडियम के साथ। ओके, सो यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है कि जब भी आप वुड्स रिएक्शन कराओगे, कपलिंग रिएक्शन कराओगे, तो 2 मोल लेना है आपको। ध्यान रखना है कि 2 मोल अल्काइल क्लोराइड लेना है, क्योंकि 1 मोल दूसरे मोल के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और यहां पर ये क्या करेगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। ठीक है, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 में, क्या बन जाएगा, इथेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, और यहां से NaCl जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। ओके, सो यहाँ पे होता क्या है, अब जैसे अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो यहाँ पे जैसे अपना CH3 यहाँ पे CH3Cl हो गया, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और यहाँ से एक मिथाइल रेडिकल ये बनेगा और एक क्लोरीन रेडिकल ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और जो सोडियम रहता है वो क्या करता है, सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को, तो क्लोरीन रेडिकल कन्वर्ट हो जाता है क्लोराइड में, और सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट हो जाता है सोडियम प्लस में, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, NaCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और वहीं पर यहाँ पर देखिए 2 मोल अल्काइल क्लोराइड है, तो 2 मोल है, तो यहाँ पर एक मिथाइल रेडिकल क्या करता है, दूसरे मिथाइल रेडिकल के साथ कपलिंग करता है। इस तरीके से दोनों रेडिकल का कपलिंग होता है, और ये कपलिंग करके CH3 इस तरीके से सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिमेट्रिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वुड्स रिएक्शन में, सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन देखने को मिलता है। सो इस रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ लिखा हुआ है यहाँ पॉइंट कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। तो कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए ये रिएक्शन काफी हेल्पफुल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कार्बन 1 था अल्काइल में, अब ये बढ़ के 2 कार्बन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हेल्प करता है एल्केन के फॉर्मेशन में। अब दूसरा है बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइलाइड। तो अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन करके आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन करके कन्वर्ट कर सकते हो एल्केन में। तो जैसे कि आपका, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे RCl हो गया, या यहाँ पे ले लेता हूँ CH3Cl ले लिया, मिथाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। ठीक है, और जिंक
कॉपर के प्रेजेंस में एल्कोहलिक मीडियम रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ से क्लोरीन को निकालना है, हाइड्रोजन को जोड़ देना है, तो ये आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3H, मतलब CH4 का फॉर्मेशन होगा, और ये क्या बना लेगा अपना HCl, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के ये HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके से ये आपका रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि जिंक और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हो सकता है, और रिड्यूसिंग एजेंट में आप HI रेड फास्फोरस यूज कर सकते हैं इसके रिडक्शन में, और H2PD ये भी यूज होता है, कैन बी यूज्ड आल्सो। तो ध्यान रखना है कि ZnHCl है, ठीक है, HI रेड फास्फोरस है, H2PD है, ये सब क्या करते हैं, रिडक्शन का काम करते हैं अल्काइल हैलाइड के। तो इनके साथ रिएक्शन करोगे तो हमारा एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, इसका भी हम लोग यूज करते हैं एल्केन के प्रिपरेशन में। जैसे यहां पर अपना सोडियम मिथेनोएट हो गया, तो इसका रिएक्शन कराएंगे इन द, यहाँ पे H2O क्या होगा, एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराना है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराएंगे, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और कपलिंग रिएक्शन होता है। जैसे पीछे हम लोग कोल्बेज में देखे थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी मिथाइल रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और इस तरीके से इथेन का कपलिंग करके इथेन का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 गैस भी और H2 गैस भी रिलीज होता है साइड प्रोडक्ट में। तो ध्यान रखना है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में CO2 गैस प्रोड्यूस होता है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ओनली एल्केन्स विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी फॉर्म। तो यहां पर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन होगा, 2 का 4 हो जाएगा, 4 के 6 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 6 हो जाएगा, 1 रहेगा तो 2 हो जाएगा। तो कपलिंग रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो अगला बोल रहा है कि एल्केन एंड CO2 आर लिबरेटेड एट एनोड। बोल रहा है कि एल्केन एंड CO2, जो अपना एल्केन है और CO2 है, लिबरेट होते हैं एनोड पे, वाइल H2 गैस लिबरेटेड एट कैथोड, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। सो यहाँ पे अपना क्या होने वाला है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे CH3 हो गया, CH3 CH2 CO, सोडियम का कार्बोक्सिलेट कंपाउंड ले लेता हूं और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सीधा यहां पे रेडिकल बनाएंगे और कपलिंग करा देंगे, ठीक है। यहां पे कपलिंग करा देंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये आपका कपलिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और ये क्या होगा, आपका सिमेट्रिकल प्रोडक्ट होगा और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में सिमेट्रिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसको भी ध्यान रखना है कि इसमें आपका सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनता है, ठीक, ये बातें ध्यान रखना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है यहाँ पर, अगला है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, तो जो क्लेमेंसन रिडक्शन है ये किसके लिए होता है, यहां पर क्लेमेंसन रिडक्शन होता है कार्बोनिल कंपाउंड का, कार्बोनिल जैसे कीटोन और एल्डिहाइड का। कीटोन एंड जो एल्डिहाइड के कंपाउंड्स होते हैं उसको क्या करता है, रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देता है एल्केन में। जैसे यहां पर देखिए इथेनॉल ले लिया है, इथेनॉल क्या है, अपना एक एल्डिहाइड का कंपाउंड है, तो इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। जैसे यहां पे ले लिया इथेनॉल और यहां पे इसका क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन के लिए यूज होगा और इसका रिएजेंट ध्यान रखना है, जिंक मरकरी और HCl भी प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है। सो ये रिएजेंट का ध्यान रखना है क्लेमेंसन रिडक्शन में। और ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। सो इसका रिएक्शन कराएंगे तो कैसे करना है, ध्यान रखना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या करना है, जो कार्बोनिल कार्बन रहेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड रहता है इसको तोड़ना है। तो इस बॉन्ड को तोड़िए, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जोड़िए, उसी तरीके से इस बॉन्ड को तोड़िए, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जोड़िए, तो यहां से ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा
यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और अपना क्लेमेंसन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3। यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3, क्योंकि इस कार्बन से अब 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। देखिए एग्जाम में क्या करता है, आपको रिएजेंट याद होना चाहिए कि आपको देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 बातें आपको ध्यान रखनी होती है कि सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट के साथ रिएजेंट कौन सा है, और रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ये 3 चीजें ध्यान रखना है कि सबस्ट्रेट क्या दिया गया है और रिएजेंट क्या दिया है। तो अगर ये सबस्ट्रेट होगा और ये रिएजेंट होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको ध्यान रखना होता है। क्योंकि नीट में देखिए जो क्वेश्चन आता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता। ठीक है, तो बेसिक जो आपका एनसीईआरटी का बुक्स है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस किए होने चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करके रखना है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो एक तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और उसके बाद आपका जो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए उसको करे रहेंगे तो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन रहेगा सारा का सारा आप नीट का कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन। अच्छा, ये एल्डिहाइड हो गया। एक कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कीटोन में ले लेता हूं, इस तरीके से प्रोपेनोन ले लेता हूं और इसका रिडक्शन कर देता हूं, यहाँ पे इसका रिडक्शन कर देता हूं। ठीक है, रिएजेंट क्या होगा क्लेमेंसन में, क्लेमेंसन रिडक्शन में जिंक मरकरी अमलगम हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इसको उसी तरीके से रिड्यूस करना है। क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन में, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जोड़ेंगे। उसी तरीके से इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जोड़ेंगे। सो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना, CH3 CH2 और CH3। तो ये अपना क्लेमेंसन का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप एक कीटोन और एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ये रिएजेंट आपको ध्यान रखना है। जिंक मरकरी HCl दिया रहेगा तो वहां पे ये आपके जो कार्बोनिल के जो ऑक्सीजन रहेगा ऑक्सीजन को हटाना और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देना, तो आपका एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन के से आपका एल्केन के कंपाउंड का फॉर्मेशन करने का। ठीक है, तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला बात करते हैं फ्रॉम कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो ऐसे कंपाउंड की बात करते हैं जिसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे हम लोग कैसे एल्केन के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जैसे बोल रहा है कि एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया एंड दियर डेरिवेटिव्स गिव्स एल्केन व्हेन ट्रीटेड विथ हॉट कॉन्संट्रेटेड HI एंड रेड फास्फोरस इन ए सील्ड ट्यूब। एक सील्ड ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हॉट कॉन्संट्रेटेड HI लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन रहता है उसको रिड्यूस कर देता है और एल्केन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहां पर देखिए ये आपका एल्कोहल हो गया, तो इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, HI, कॉन्संट्रेटेड HI लेंगे और रेड फास्फोरस एट 150 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में केवल ऐसे लिखा रहता है, एग्जाम में लिखा रहेगा HI, एग्जाम में आपका ऐसे लिखा रहेगा कि HI प्लस में रेड फास्फोरस रेड P। समझ जाना है कि ये रिडक्शन का काम करेगा, जो ऑक्सीजन रहेगा उसको रिड्यूस कर देना है, ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन लगा के एल्केन का प्रोडक्ट बना देना है। तो यहां पर देखिए अल्कोहल को रिड्यूस करना है, तो अल्कोहल को रिड्यूस करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं मेथेनॉल, CH3OH ले लिया। ठीक है, अब इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, रेड HI ले लिया और प्लस में रेड फास्फोरस एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर दिया भी हो सकता है, टेम्परेचर नहीं भी दिया हो सकता, समझ जाना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर पे ये होगा। ठीक है, सो यहां पे क्या करना है, सिंपली यहां पे क्या करना है, आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ना है, तो अपना प्रोडक्ट बन जाएगा CH4। ठीक है, सो ये अपना प्रोडक्ट हो जाएगा, रिडक्शन प्रोडक्ट हो जाएगा। इस OH को हटाना है और हाइड्रोजन को लगा देना है। ठीक है, उसी तरीके से अगला कंपाउंड है अपना, ये देखिए ये है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को भी जो अपना ध्यान रखना है, जो HI प्लस में रेड फास्फोरस जो रिएजेंट होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या करता है, रिड्यूस करने का काम बहुत अच्छा करता है। ठीक है, तो अगर HI का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करेगा। और आपको क्या करना है कि ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ना है।
उसी तरीके से इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ना है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ गए तो क्या बन गया RCH2H। तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो रेड फास्फोरस होता है इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूं अपना एसिटल्डिहाइड ले लिया, ये क्या ले लिया एसिटल्डिहाइड। इसका रिएक्शन करा दिया मैंने किसके साथ, रेड फास्फोरस प्लस में HI। ये रिएजेंट आपको लिखा रहेगा रिएक्शन में। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करेगा। ये क्या करेगा, जो कार्बोनिल है इसको रिड्यूस कर देगा, ऑक्सीजन को हटा देना है। इस बॉन्ड को तोड़िए, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए। उसी तरीके से इस बॉन्ड को भी तोड़िए, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए। तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया, H2O बना लिया और यहाँ पर CH3 बन गया। तो अपना प्रोडक्ट बन जाएगा CH3। ठीक है, तो इस तरीके से एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड HI। अगला यहां पर देखिए, ये नहीं रहेगा यहां पर, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, सो ठीक है, सो अगला है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो अपना यहां पर देखिए, जो अपना यहां पर भी देखिए HI और रेड फास्फोरस है। तो HI रेड फास्फोरस एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा और कन्वर्ट कर देगा किसमें, इस तरीके से अपना एल्केन में। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 हो गया, COOH, ये आपका क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। सो इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, रेड फास्फोरस और HI के साथ, या HI प्लस रेड फास्फोरस। ठीक है, सो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। कैसे करेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे जोड़ना है। इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ना है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे जोड़ना है। और इस वाले बॉन्ड को भी, जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसको भी तोड़ना है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा अपना CH4, CH3। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका, इस रिएजेंट का यूज क्या है, कैसे यूज करना होता है, कहाँ भी यूज करना होता है, किस रिएजेंट के साथ, किस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अगले रिएक्शन का नाम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो ये भी अपना जो सबस्ट्रेट होता है, ध्यान रखना है, इसके लिए भी सबस्ट्रेट क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड। जो अपने कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनका रिडक्शन करता है कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कि अपना एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है ये, एल्डिहाइड एंड कीटोन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो रिएजेंट होता है वो हाइड्राजिन आपको दिखाई देगा। इसको बोलते हैं हाइड्राजिन। NH2 को, NH2 को क्या नाम होता है, हाइड्राजिन। देखो रिएजेंट का ध्यान रखना है, रिएजेंट का ध्यान रहेगा तभी बता पाओगे कौन सा रिएक्शन है। तो इसमें आपको रिएजेंट हाइड्राजिन देखने को मिलेगा। इसके साथ यहां पर देखिए, ये पहला स्टेप है हाइड्राजिन, और दूसरे स्टेप में आपको यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस देखने को मिलेगा KOH, और यहां पर ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज होगा। यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा कोई, यहां पर KOH है, और यहां पर सॉल्वेंट में ग्लाइकोल होगा। ठीक है, सो ये आपका रिएजेंट दिया होगा। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में हाइड्राजिन होगा, कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसके साथ में ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो ये क्या करता है, सबसे पहले यहां पर जो अपना कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और इस तरीके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद इसका रिडक्शन होता है। इसका रिडक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना प्रोपेनॉन में। उसी तरीके से यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ना है और हाइड्रोजन दोनों साइड जोड़ना है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे अपना, यहाँ पर देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन में सेम उसी तरीके से यही काम करता है ये भी, बस रिएजेंट डिफरेंट है। रिएजेंट क्या है, डिफरेंट है, बाकी फंक्शनिंग क्या है, दोनों का काम सेम है। ठीक है, तो यहां से देखिए अपना क्या बन गया, प्रोपेनॉन बन गया।
ठीक है। उसी तरीके से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं अपना, जैसे यहां पे ले लेता हूं मैं, तो ये देखिए हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से प्रोपेनॉन। तो जैसे मैं यहाँ पे कीटोन था, एक एल्डिहाइड ले लेता हूं, ठीक। सो रिएजेंट क्या होता है वुल्फ किस्नर में, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं NH2, और क्या होता है KOH होगा, और सॉल्वेंट में क्या होगा ग्लाइकोल होगा, ठीक। तो ये रिएजेंट हो जाएगा, और टेम्परेचर यहाँ पे कितना केल्विन, 435 से 473 केल्विन टेम्परेचर रहेगा। अच्छा ध्यान रखना है कि इसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। सो इसको रिड्यूस कर देना है, कैसे करेंगे, वही तरीका रहेगा, इस बॉन्ड को तोड़िए, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जोड़िए, इस बॉन्ड को तोड़िए, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़िए, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, तो ये अपना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में, ठीक है। तो जैसा काम होता है अपना किसका, क्लेमेंसन रिडक्शन का, सेम काम करता है अपना वुल्फ किस्मर रिडक्शन, बस दोनों का फंक्शनिंग क्या है डिफरेंट है, बाकी काम दोनों का सेम है, ठीक है। रिएजेंट दोनों में क्या है केवल डिफरेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला है फ्रॉम कार्बाइड से, ठीक है। ये जनरली पूछा जाता है, पता होना चाहिए कार्बाइड से कैसे हम लोग एल्केन बना सकते हैं। तो जब आप अल्युमिनियम कार्बाइड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ, वाटर वेपर के साथ, स्टीम के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये आपका अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और यहां से मीथेन गैस रिलीज होता है। क्या होता है, मीथेन गैस रिलीज होता है। वहीं पे जब हम लोग बेरिलियम कार्बाइड का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो इसके साथ रिएक्शन करके बनाता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से भी मीथेन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कार्बाइड से बना सकते हैं एल्केन। अब नेक्स्ट है कोरे हाउस सिंथेसिस। क्या नाम है अगली रिएक्शन का, कोरे हाउस सिंथेसिस। क्या होता है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि कोरे हाउस सिंथेसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर एल्केन्स हैविंग द ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑड नंबर के जिसमें कार्बन एटम है उससे हम लोग एल्केन बना सकते हैं। जैसे ये देखिए अपना अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराना है लिथियम के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये बनाएगा अपना लिथियम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है, लिथियम का ऑर्गोनल लिथियम, और फिर उसके बाद यहां पर लिथियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर ये ऑर्गेनोलिथियम जो रहेगा ये रिएक्शन करेगा कॉपर आयोडाइड के साथ, CuI के साथ, तो लिथियम और यहां पर इसके साथ कार्बन जुड़ जाएगा और कॉपर भी जुड़ जाएगा, ठीक है। सो फिर इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग RX के साथ, तो ये एल्केन में कपलिंग करके आपका बना लेगा एल्केन, ठीक है। और यहां से RCU निकल जाएगा और लिथियम क्लोराइड भी बाहर निकल जाएगा, लिथियम हाइलाइड। तो ये आपका कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन होता है, ओके। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन का, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, नीट के एग्जाम में। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी एल्केन का, कि द फर्स्ट 4 मेंबर आर कलरलेस। तो बोल रहे हैं जो फर्स्ट 4 मेंबर के कंपाउंड होते हैं वो कलरलेस गैसेस होते हैं, मतलब मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये कंपाउंड क्या होते हैं, कलरलेस नेचर के होते हैं, ठीक है। मीथेन, इथेन हो गया CH3 CH2, प्रोपेन हो गया CH3 CH2 CH3 हो गया, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3। तो जो फर्स्ट 4 मेंबर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं कलरलेस गैस होते हैं। नेक्स्ट 13 मेंबर, नेक्स्ट जो आगे के 13 मेंबर होते हैं आर कलरलेस लिक्विड होते हैं। ये तो गैसेस होते हैं, उसके आगे के जो कंपाउंड से ब्यूटेन अपना पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, नोनेन हो गया, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, अपने कलरलेस लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हायर मेंबर्स आर कलरलेस सॉलिड। अब उससे ज्यादा कार्बन की ओर मूव करेंगे तो वहां पे क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में एल्केन के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अगला क्या बोला कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन डिक्रीज ऑन ब्रांचिंग। देखिए जब भी आपके एल्केन के कंपाउंड में ब्रांचिंग बढ़ता जाएगा, ब्रांचिंग क्या होगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा घटता जाएगा,
देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है। अगर मॉलिक्यूल्स हैं अगर एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है, उनके बीच में इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रांग है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। लेकिन वो एक दूसरे के साथ अगर स्ट्रांग इंटरेक्शन से नहीं जुड़े हुए हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घटने लगेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एकदम एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली टच में नहीं रहेंगे। तो जिसके वजह से क्या होगा, वहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो वीक होगा। इंटरेक्शन क्या होगा, वीक होगा। तो अगर इंटरेक्शन वीक होगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी वजह से जब ब्रांचिंग बढ़ता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं कर पाते कि सिस्टमैटिक एक दूसरे के साथ अरेंज हो सके। तो अगर सिस्टमैटिक अरेंज नहीं रहेंगे मॉलिक्यूल्स तो थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे वो क्या हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है। तो ध्यान क्या रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से वांडर वाल फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो घटने लगता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है वो घटने लगता है, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक है, ओके। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन काफी ज्यादा रहेगा, तो वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा रहेगा। तो वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि ऐसे करके लिख सकता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक। और जो वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, तो मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा रहेगा, तो यहां पे लिख देता हूं मॉलिक्यूलर वेट MW करके। सो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। ठीक है, सो यही चीज लिखा है कि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा मॉलिक्यूल्स का उतना ज्यादा उनके बीच में इंटरेक्शन रहेगा, तो वंडर वाल फोर्स स्ट्रांग रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रांग रहेगा। सो बॉइलिंग पॉइंट कैन बी गिवन एज, यहाँ पर कुछ कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। ठीक है, सो पहला बोल रहा है कि एन ऑक्टेन, तो एन ऑक्टेन क्या हो जाएगा, 8 कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एन ऑक्टेन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, दूसरा बोल रहा है आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 1 2 3 4 5, तो यहां पर इस तरीके से ये होता है आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगला है आपका यहां पर क्या है, 2,2 3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका। तो यहां पर देखिए जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट वैसे वैसे घटता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एन ऑक्टेन का होगा, उसके बाद आइसो ऑक्टेन का होगा, उसके बाद इसका। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि यहां पर लेस ब्रांचिंग, यहां पे बोल सकते हैं क्योंकि ब्रांचिंग क्या है, लेस है। या तो आप बोल सकते हो कि नॉर्मल ऑक्टेन है, ठीक है, कोई नो ब्रांचिंग, यहां पे इसमें तो कोई ब्रांचिंग ही नहीं है, ये भी बोल दीजिए नो ब्रांचिंग। इसमें सीधा दिख रहा है ब्रांचिंग है, इसमें लेस ब्रांचिंग है। ठीक है, और इसमें क्या है, हाई ब्रांचिंग, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किसमें, इसमें मोर ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जितना ज्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा इनके बॉइलिंग पॉइंट का। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की बात करते हैं। अगला है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन में बोल रहा है कि एल्केन्स विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट।
बोला है कि जो इवन नंबर के एल्केन्स होते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, उनका बोलना है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू नेक्स्ट हायर और लोअर एल्केन विथ ऑड नंबर वाले से ज्यादा होता है। तो उसका रीजन क्या होता है कि देखिए, इसका रीजन क्या होता है कि जो अपना एल्केन जो इवन नंबर के होते हैं, यहां पे मैं बोलूंगा इवन कार्बन के इवन नंबर ऑफ एल्केन, इवन नंबर में मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे एल्केन में, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, मोर पैक्ड होगा स्ट्रक्चर, मोर पैक्ड, इवन नंबर होगा, सिमेट्रिकल होगा, मोर पैक्ड होगा, मोर पैक्ड या ऐसे बोल सकते हैं पैक्ड, मोर पैक्ड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो काफी ज्यादा सिस्टमेटिकली अरेंज रहेंगे इवन नंबर में। तो उसके वजह से क्या होगा, वांडर वाल फोर्स जो होगा वो स्ट्रांग होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, जो वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा हाई होगा, ठीक है। सो अगर वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के जो एल्केन्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल ज्यादा सिस्टमेटिकली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ज्यादा पैक्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसके वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, अगला बोल रहा है कि एल्केन्स बीइंग नॉन पोलर, बोल रहा है कि ऐसे एल्केन्स जो नॉन पोलर के होते हैं इन नेचर सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट बट इनसॉल्यूबल इन द पोलर सॉल्वेंट। तो बोल रहा है कि जो नॉन पोलर के सॉल्वेंट होते हैं एल्केन के, वो क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल इन नॉन पोलर एंड इनसॉल्यूबल इन द पोलर सॉल्वेंट। सिंपल सी बात है, पोलर डिजॉल्व, पोलर लाइक पोलर में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। तो जो पोलर होंगे पोलर में डिजॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट पोलर में, और जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, और नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। सो ये इनके पोलरिटी का फीचर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की बात करते हैं कि एल्केन के जो कंपाउंड होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टी का, किस तरीके का रिएक्शन दिखाते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला बोल रहा है क्लोरीनेशन करना है। तो CH4 का रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, यहां पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। तो यहां पर क्या होगा, एक्सेस में प्रेजेंट होगा, यहां पर आपका अगर एक्सेस में प्रेजेंट होगा Cl2 तो ये क्या करेगा, जितने भी हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस कर देगा, ठीक। सो यहां से आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो CH3Cl कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन निकालेंगे तो CH2Cl2 हो जाएगा, फिर तीसरा हाइड्रोजन निकालेंगे तो CHCl3 हो जाएगा। फिर यहां से आप क्या कर सकते हो, फिर से अगर आप ऐड करोगे इसमें क्लोरीन को तो ये क्या करेगा, फिर से हाइड्रोजन निकालेगा और CCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर एक्सेस में प्रेजेंट रहेगा तो ये जब तक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब तक सारा हाइड्रोजन रिप्लेस करके CCl4 में कन्वर्ट कर देगा। और बोल रहा है कि ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन प्रोसीड इन द सेम वे बट नॉट सो इजिली। देखिए बोल रहा है कि इसी तरीके से ब्रोमिनेशन भी होता है लेकिन इतना फास्ट नहीं होता, क्योंकि जो रिएक्टिविटी होता है क्लोरीन का वो ज्यादा होता है ब्रोमीन से, इस वजह से क्लोरीनेशन जो होता है वो फास्ट होता है और ब्रोमिनेशन जो होता है क्लोरीनेशन के रिस्पेक्ट में स्लो होता है। बाकी जो इसी तरीके से उसका भी ब्रोमिनेशन होता है एल्केन के साथ, ठीक है। सो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH4 और इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से HBr निकाल देना है और क्या बन जाएगा CH3Br, ठीक है। फिर से अगर आप इसमें ये क्या ऐड करते हो, Br2 ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या करेगा, अपना HBr निकालेगा और कन्वर्ट हो जाएगा CH2Br2 में, ओके। और फिर से अगर आप इसमें ऐड कर देते हो Br2 तो ये फिर से क्या करेगा, यहां से HBr निकालेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CHBr3 में, ठीक है। क्योंकि ये अपना एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है इसलिए चेन रिएक्शन चलता रहता है, जब तक इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है
और ये एक्सेस में, ब्रोमीन आपका एक्सेस में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये लिमिटेड हो गया और ये एक्सेस हो गया तो आपका मोनो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर लिमिटेड में हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है आयोडीनेशन। हम लोग बात कर लिए क्लोरीनेशन का, ब्रोमिनेशन का, अब बात करते हैं आयोडीनेशन। ठीक है, तो जब रिएक्शन कराते हैं CH4 का I2 के साथ, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके बनाता है CH3I और यहाँ पे बन जाएगा अपना HI। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें हम लोग, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है F2, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है F2। ठीक है, क्योंकि अगर F2 की बात करोगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन काफी ज्यादा होता है। यहां पर जो फ्लोरीन फ्लोरीन होते हैं, ठीक है, 3 लोन पेयर होते हैं, तो क्या होता है, काफी रिपल्सन हाई होने की वजह से इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, रिपल्सन काफी हाई होता है तो रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होता है किसका, F2 का। फिर उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2। क्योंकि साइज क्या होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक तो साइज भी छोटा है इसका और उसके ऊपर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। और जैसे साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो वो मैनेज कर लेगा, तो रिपल्सन उतना कम होगा तो रिएक्टिविटी कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस का। दूसरा बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का। तो टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। टर्सरी वाला जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में। ठीक है, सो ध्यान क्या रखना है कि मैकेनिज्म जो होता है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का इज फ्री रेडिकल इन नेचर। सिंपल सी बात है कि जो हैलोजिनेशन होता है एल्केन्स का वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, एल्केन्स का वो फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होता है। इट मींस अटैकिंग रिएजेंट इज हैलोजन फ्री रेडिकल, इट इज द चेन रिएक्शन। तो अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो चेन रिएक्शन होगा। ठीक है, और काफी फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट बात करते हैं कंबस्टन। कंबस्टन रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सो वहां पे क्या होता है, कंबस्टन रिएक्शन, जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन कराते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है CO2 गैस और H2O प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, एल्केन का कंबस्टन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। यहाँ पे देखिए इसको बैलेंस भी कर दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे N कार्बन था तो यहाँ पे N कर दिया गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2N+1 है, तो यहाँ पे N+2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंदर 2 है, और फिर टोटल ऑक्सीजन जोड़ के यहाँ पर 3 + 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा एल्केन के लिए। ठीक है, सो ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग द कंबस्टन, एल्केन्स आर यूज्ड एज द फ्यूल। अब ध्यान क्या रखना है, एल्केन के कंबस्टन से जो हीट रिलीज होता है बहुत ही ज्यादा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एल्केन का कंबस्टन जो होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो इस वजह से जैसे आप लोग देखते होंगे, हम लोग गैस चूल्हा यूज करते हैं या LPG, तो वो क्या होते हैं, एल्केन के कंपाउंड्स होते हैं जिसके कंबस्टन से हम लोग खाना वाना बनाते हैं। ठीक है, गैस चूल्हा में जो हम लोग यूज करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग एज ए फ्यूल की तरह यूज करते हैं एल्केन के कंपाउंड को, क्योंकि इनका कंबस्टन का जो हीट होता है वो काफी हाई होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ओके, दूसरा है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। सो जैसे कि अपना मीथेन हो गया, O2 के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, मीथेन का रिएक्शन O2 के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो ये इसको मेथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप मीथेन का ऑक्सीडेशन कराते हो, ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर में, कंट्रोल्ड मैनर क्यों, क्योंकि यहां पर आपने कॉपर यूज कर लिया कैटलिस्ट की तरह, हीट टेम्परेचर सब क्या है, प्रेशर, यहां पर कंट्रोल्ड मैनर में करेंगे तो मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, दूसरा वहीं पे अगर आप देखो यहां पर कंडीशन चेंज कर दिए। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या किया, मीथेन का रिएक्शन कराया किसके साथ, O2 के साथ, कंबस्टन तो कराया लेकिन रिएजेंट उसका जो कंडीशन है उसको चेंज कर दिया। यहाँ पे देखिए मोलिब्डेनियम का कैटलिस्ट ले लिया, MO2O3 का, ये कैटलिस्ट हो गया और ये हीट के कंडीशन में, तो यहाँ पर मेथेनॉल न बन के क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा और ये H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो रिएक्शन कंडीशन चेंज होगा तो जो प्रोडक्ट रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से इथेन का रिएक्शन ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CO
ठीक है, Mn के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ से आपका फॉर्मिक क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। और वहीं पर मीथेन का ऑक्सीडेशन लिमिटेड अमाउंट में, अब देखिए यहाँ पर भी कंडीशन चेंज कर दी है। मीथेन का अगर आप लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन लेकर उसको बर्न करोगे तो वहां से कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन हो, जो काला काला धुआं होता है, ठीक है, वो कार्बन ब्लैक होता है। तो कार्बन ब्लैक बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर जब ये कंडीशन रहता है तो मिथेनॉल बनता है, जब आपका ये वाला कंडीशन होता है तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। वहीं पर ये देखिए सबस्ट्रेट सेम है, और जब लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन लेकर बर्न करते हैं तो कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, अगला है आइसोमेराइजेशन। तो ध्यान के रखना है कि जो अपने कंपाउंड्स होते हैं एल्केन के, ये आइसोमेरिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर जैसे ये आपका क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 और यहाँ पे 6, तो टोटल 6 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन। तो हेक्सेन का ये क्या है अपना, हेक्सेन। ठीक, तो हेक्सेन का रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये देखिए आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ से एक मिथाइल निकलेगा और इस वाले पे चला जाएगा, क्योंकि ये जो आपका होगा काफी स्टेबल। ये क्या, यहाँ पर देखिए ये कौन सा पोजीशन है, सेकेंडरी पोजीशन है, सेकेंडरी स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और इसी तरीके से यहाँ पर भी चला जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से, एक होगा 2 मिथाइल पेंटेन और दूसरा होगा यहाँ पर 3 मिथाइल पेंटेन। दोनों कंपाउंड एक दूसरे क्या है, आइसोमेरिक प्रोडक्ट है। ठीक है, सो इसमें देखिए 1 2 3, अच्छा इसको अगर हम लोग देखें इसका कि कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो CH3 CH CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 CH3, यहाँ पे लगा दिया CH3। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। इसके भी पेरेंट चेन में 5 कार्बन है और इसके भी पेरेंट चेन में 5 कार्बन है। तो दोनों के पेरेंट चेन में कार्बन क्या है, सेम हो गए, बट पोजीशन जो है मिथाइल का ये सेकेंड पोजीशन पे है, और जबकि यहाँ पर जो मिथाइल है वो थर्ड पोजीशन पे है। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस है उसका पोजीशन डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन सेम है। तो इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म होते हैं, कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, वहाँ पोजिशनल आइसोमेरिज्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्बन एटम में पेरेंट चेन में कार्बन एटम सेम है बट पोजीशन ऑफ ग्रुप डिफरेंट है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म है, बोलेंगे कि जो, अगर मैं इसको बोलता हूँ 1 और इसको बोलता हूँ 2, तो 1 and 2 आर पोजिशनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर। 1 and 2 ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पोजिशनल या पोजीशन आइसोमर, क्योंकि पोजीशन क्या है दोनों का, डिफरेंट है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, सो जैसे ये आपका क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। तो अगर साइक्लोहेक्सेन का आप रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 V2O5, या तो आप MoO3 लेते हो और उसको 773 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हो और यहाँ पर प्रेशर रखते हो 10 से 20 atm का, तो जो आपका साइक्लोहेक्सेन है ये क्या है आपका, साइक्लोहेक्सेन। तो जो आपका साइक्लोहेक्सेन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जब भी आपका क्या हो, Cr2O3 हो, या तो V2O5 हो, या तो MO3 हो, टेम्परेचर इतना हो और प्रेशर हाई हो, तो ऐसे केस में साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजीन में। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विथ स्टीम। स्टीम बोले तो वाटर के साथ। सो अगर हम लोग स्टीम के साथ मीथेन का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस का फॉर्मेशन करता है।
अगला है पायरोलिसिस। अगला क्या है? पायरोलिसिस। अच्छा, पायरोलिसिस क्या होता है? पायरोलिसिस को हम लोग क्रैकिंग भी बोलते हैं। केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग पायरोलिसिस को क्रैकिंग भी बोलते हैं। क्रैकिंग मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, वो स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बड़े लार्ज नंबर ऑफ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के, उनका क्रैकिंग होता है, उनका पायरोलिसिस करके हम लोग उसको स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं पायरोलिसिस। ठीक है, सो उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करके, उसको हीट करके हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पायरोलिसिस कर दिया गया, यहाँ पे देखो 12 कार्बन एटम था, ये आपका क्या हो गया? 12 कार्बन है, इसमें हाइड्रोकार्बन एल्केन है। इसका जब प्लेटिनम कैटलिस्ट है, पीडी निकल कैटलिस्ट में इसको हीट किया गया, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? 7 नंबर ऑफ एल्केन में, 7 कार्बन में और 5 कार्बन में। देखो अलग हो गए, बाकी इन दोनों को जोड़ोगे तो ये सेम ही आ जाएगा, और अदर प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस। ओके, सो अगला है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं, एल्केन का रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, HONO2 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोहेक्सेन में। यहां से पानी निकाल दीजिए, -H2O, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोहेक्सेन में। सल्फोनेशन की बात करें तो यहां पर उसी तरीके से ये आपका एल्केन हो गया, और यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इसका रिएक्शन कराओगे तो यहां से आप क्या करो? पानी निकाल दो, H2O -H2O कर दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना 400 डिग्री सेल्सियस पे, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका हेक्सेन सल्फोनिक एसिड में। तो ये कुछ आपके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए किसके? एल्केन के। ओके, सो अगले क्लास में हम लोग रिएक्शन ऑफ मीथेन पढ़ेंगे, मीथेन के रिएक्शंस, और उसके बाद हम लोग कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन की बात करें, क्योंकि एल्केन जो होते हैं वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी दिखाते हैं। तो हम लोग मिलते हैं 10 मिनट में, तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा ब्रेक टाइम है, ठीक है? 10 मिनट में हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।